हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन डायोड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है हमारा कंडक्टर, सेकेंड इंसुलेटर्स, थर्ड सेमी कंडक्टर। ठीक, कंडक्टर आप सब लोग जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से। विच कंडक्ट द करेंट या विच हैज हाई कंडक्टिविटी लो रेजिस्टिविटी। कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, एयू है। इंसुलेटर विच डज नॉट कंडक्ट द करेंट। सेमी कंडक्टर इन दोनों के बीच का लिंक कड़ी है। विच फीबली कंडक्ट द करेंट और विच, और इनकी जो रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी होगी वो इन दोनों के बीच में होगी। हमको जो मेन पढ़ना है वो सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर में यहां से, क्योंकि इस चैप्टर से थ्योरेटिकल सवाल भी बहुत सारे पूछे गए हैं, तो सबसे पहले हम बात करें सेमी कंडक्टर। हम सेमी कंडक्टर्स की बात करें, एक आता है हमारा एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। पहले हम बात करें एलिमेंट्री और प्योर सेमीकंडक्टर। कौन कौन होते? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये हमारे हुए एलिमेंट्री और प्योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सेकंड आता है हमारा कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर, कंपाउंड में अब हमारा आता है इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो पहला मैं बात करता हूं इन ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, यहां से ऑप्शन दे देगा आपको कि विच इज इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, विच इज ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, विच इज ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो पहले मैं बात करता हूं इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मैं एक दो एग्जाम्पल बता देता हूं। CBS, दूसरा हमारा GAS, नेक्स्ट हमारा INP। ये हमारे इनऑर्गेनिक। कैडमियम सल्फाइड्स, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड। तो इसको मैं लिख सकता हूं कैडमियम, यह कैडमियम सल्फाइड, सल्फाइड्स। ठीक, नेक्स्ट गैलियम आर्सेनाइड, नेक्स्ट इंडियम फॉस्फाइड, इंडियम फॉस्फाइड, इंडियम फॉस्फाइड। ये हमारे तीन इनऑर्गेनिक हुए। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, सेकेंड ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर में एंथ्रासीन, डॉट फेलोसीन, डॉट फेलोसाइनाइड्स। थर्ड हमारा आता है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में हमारे क्या आते हैं? पॉलीपाइरॉल, इसमें आता है हमारा
पॉलीपाइरॉल, नेक्स्ट पॉली एनिलीन, नेक्स्ट पॉलीथायोफीन, ये सारे नाम आपको लर्न होने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में हमें डिफरेंशिएट करना है, इनको एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम या बैंड थ्योरी। सेमी कंडक्टर, इन तीनों को डिफरेंशिएट कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। अब बैंड थ्योरी क्या है, अब हमें इसको पढ़ना है। तो बैंड थ्योरी में हमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन जो बेसिक, जो एलिमेंट्री चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो अब तक आपने क्या पढ़ा था कि ये हमारा न्यूक्लियस होता था, इसके चारों तरफ एनर्जी लेवल होते थे, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल KLMN 1 2 3, और जो इलेक्ट्रॉन्स था वो इनमें इलेक्ट्रॉन्स रहते थे, ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे, बाउंड इलेक्ट्रॉन होते थे। अब जब बात करते हैं हम सॉलिड्स की, तो सॉलिड में क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, जो एनर्जी लेवल है वो काफी क्लोज एक दूसरे के होते हैं। तो इन एनर्जी लेवल में आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। तो म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण जो हमारा प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स होते थे KLN, तो कोई भी एनर्जी लेवल इसमें स्प्लिटिंग हो जाती है। तो एक एनर्जी लेवल ये दो सब एनर्जी लेवल में डिवाइड हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो उस बेसिस में जो एनर्जी सब एनर्जी लेवल बने, इन्हीं सब एनर्जी लेवल को मैं कहता हूं बैंड। अब यहां दो बैंड बने, एक बैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। मैं बात करूं बैलेंस बैंड और एक मुझे मिली कंडक्शन बैंड, ये बैंड। अब इन बैंड के अकॉर्डिंग मुझे दिखाना है, तो मैं इसको थोड़ा इधर बनाता हूं। तो अब हमें ये पता चला कि बैंड फॉर्मेशन हुई कैसे। अब हम इस बैंड फॉर्मेशन की बात करते हैं इस तरीके से कि यहां हमें ये पार्ट आया, एक बैंड यहां मिली, एक बैंड ये। जो लोअर एनर्जी, इसको हमने कहा बैलेंस बैंड, यहां हमने इसको नाम दिया कंडक्शन बैंड। अब हमें दो बैंड मिली, एक मिली बैलेंस बैंड, एक मिली कंडक्शन बैंड। अब हम बात करते हैं इनके बीच का जो ये एनर्जी गैप था, बैलेंस बैंड, कंडक्शन, ये जो है इन दोनों बैंड के बीच का, इसको मैंने EG नाम दिया, एनर्जी गैप, डेल्टा EG। तो ये एनर्जी गैप कहलाया फोरबिडन एनर्जी गैप, FEG, ये कहलाया फोरबिडन एनर्जी गैप, इस एनर्जी गैप। आप इससे कर कि अगर इस जो बैलेंस बैंड है इसमें मेरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। जो कंडक्शन बैंड होगी इसमें कौन होंगे, मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। ये अब एनर्जी गैप क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के, हर इलेक्ट्रॉन्स के पास उतनी एनर्जी तो है नहीं कि जंप करके बैलेंस से कहां चला जाए, कंडक्शन में। तो ये एनर्जी गैप हमें बताता है कि इस इलेक्ट्रॉन्स को कितनी एनर्जी चाहिए टू जंप बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अगर इस अमाउंट के इक्वल हम इसको एनर्जी दें, तब ये बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा, तब हम कहेंगे कि इसमें क्या हुआ, कंडक्शन हुआ। तो हम EG को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फोरबिडन एनर्जी गैप। देखिए यहां हम कहां से जा रहे हैं, यहां से यहां तक, ये इसका हाई लेवल है, मैक्सिमम एनर्जी है, और यहां मिनिमम से मैक्सिमम, जस्ट यहां पहुंच जाए मिनिमम। तो हम कहेंगे कि मिनिमम एनर्जी किसकी, कंडक्शन बैंड, माइनस मैक्सिमम एनर्जी कौन, बैलेंस बैंड। इनका जो डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे, दिस इज कॉल्ड एनर्जी गैप, फोरबिडन एनर्जी गैप। इतनी हमने बातें पढ़ी। अब इसी के बेस पर हम तीनों को डिफरेंशिएट करते हैं। अब मैं तीनों का डायग्राम बनाता हूं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर।
देखिए सबसे पहले मैं इधर लेता हूं इंसुलेटर, फिर मैं लेता हूं सेमीकंडक्टर, नेक्स्ट मैं लेता हूं कंडक्टर। ये लिया हमने इंसुलेटर, ये लिया सेमीकंडक्टर, ये लिया कंडक्टर। ये तीन हमारे ग्रुप डाले, ठीक। अब इनको एक्सप्लेन, ये इसमें बैंड, ये बैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ठीक। ऐसे ही यहां पे ये बनी और ये बैलेंस बैंड और ये बनी कंडक्शन, ठीक। अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले बात करी इंसुलेटर, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जो बीच का गैप है ये हमारा Eg, फॉरबिडन एनर्जी, ठीक। अब पॉइंट्स में मैं यहां लेके चलता हूं। पहले कि इंसुलेटर में करंट क्यों कंडक्ट नहीं होती, सेमीकंडक्टर फीबली कंडक्ट क्यों होती है, और कंडक्टर में क्यों हो जाती है। तो केवल एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर से मैं इसको डिफाइन करूंगा। पहला आता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कि जो बैलेंस बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी। तो जो बैलेंस बैंड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इंसुलेटर में 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। दूसरा सेकेंड पॉइंट, जो एनर्जी गैप है ये नियरली ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। जनरली पूछे कि इन इंसुलेटर किस ऑर्डर का एनर्जी गैप होता है, तो हम कहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा। तो एनर्जी गैप काफी ज्यादा है, तो इतने इजीली इलेक्ट्रॉन्स, इतनी एनर्जी मिल नहीं सकती एक्सटर्नल सोर्स से जिससे कि ये जंप कर जाए और कंडक्शन हो जाए। दूसरा है सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो एनर्जी गैप होता है वो हमारा डायमंड के लिए होता है, उसके लिए जो Eg आता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। नेक्स्ट अब हम बात करें तो दूसरा हमारा किसका बात आया, एनर्जी लेवल कितना आया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मोर देन। सबसे ज्यादा किसके लिए आया, डायमंड के लिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम बात करें कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी रो होती है वो बहुत कम, बहुत हाई होगी, रेजिस्टिविटी काफी हाई होगी 10⁸ ओम मीटर। और हम कंडक्टिविटी कहें तो उल्टी 1/रो 10⁻⁻8 ओम मीटर इनवर्स। ये इसकी क्या हुई यहाँ पे, ये कंडक्टिविटी काफी कम, रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा, इसलिए क्या होता है इसमें इजीली कंडक्शन नहीं हो पाता। अब हम बात करें सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में पहला पॉइंट जो हमारी डेंसिटी होती है 10⁻⁷ टू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर की। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई एनर्जी भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट जो एनर्जी गैप होगा Eg ये काफी कम होता है। हम जनरली बात करें ओवरऑल तो Eg की जो जनरल वैल्यू आती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। अगर हम अलग अलग बात करें सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो सिलिकॉन के लिए जो वैल्यू आएगी, सिलिकॉन के लिए 1 अगर हम बात करें सिलिकॉन की तो 1.1 या 2 भी लिख देते हैं 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम बात करें जर्मेनियम 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम बात करें तो जो हमारा एनर्जी गैप होगा जर्मेनियम 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन 1.1 कुछ 1.2 भी लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ये हमें इसका एनर्जी गैप मिला, इसके कंपैरिजन में कम है, तो इजीली इतने इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सोर्स से मिल सकती है इलेक्ट्रॉन्स को, और वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते हैं और कंडक्शन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें थर्ड कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी। तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है इनकी बहुत हाई, इससे कम होगी रेजिस्टिविटी, और जो रेजिस्टिविटी का ऑर्डर होगा रो
10⁵ से लेके 10⁻0 और वही ओम मीटर। और अगर हम सिग्मा की बात करें तो रिवर्स हो जाएगा, 10⁻⁻5 से लेके 10⁻0 ओम मीटर इनवर्स, ये इसमें है। ठीक, अब हम बात करें कंडक्टर की। कंडक्टर में क्या होगा? पहला पॉइंट, देयर इज नो एनर्जी गैप। इसके जो एनर्जी लेवल होंगे वो आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। कैसे? देखिएगा, ये हमारा कंडक्शन बैंड यहां तक है, ये हमारी कंडक्शन बैंड होगी, ठीक। और जो बैलेंस बैंड है वो हमारी यहां चली, ये बैलेंस बैंड यहां। इसमें अगर हम देखें, ये देखिए, ये हमने मानी बैलेंस बैंड, ये देखिए, और ऊपर हमने मानी कंडक्शन बैंड। तो आपस में ये क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। तो पहला पॉइंट, एनर्जी गैप कितना? 0, कोई एनर्जी गैप। सेकंड पॉइंट कि जब एनर्जी गैप ही नहीं है तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चलिए पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ग्रेटर देन 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर। यहाँ 7 की बहुत कम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स 7 से 28, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स 28 से भी ज्यादा होंगे। और एनर्जी गैप कितना होगा? 0। जब एनर्जी गैप ही नहीं है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे इधर, ये इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इसी का मतलब कंडक्शन हुआ। अगर हम यहाँ बात करें रेजिस्टिविटी, तो इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी, कंडक्टिविटी बहुत हाई होगी। तो रेजिस्टिविटी 10⁻⁻2 से लेके 10⁻⁻8 ओम मीटर ऑर्डर की होगी। और अगर हम बात करें सिग्मा कंडक्टिविटी, तो रिवर्स कर दीजिए, 10⁻2 से लेके 10⁻8 ओम मीटर इनवर्स। तो इस बेसिस पे मैं डिफाइन कर सकता हूं इनकी कंडक्टिविटी, कि इसमें ज्यादा क्यों, इसमें कम क्यों, और इसमें सबसे कम क्यों नहीं हो पा रहा है, ये हमको पढ़ना था इतना। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमने डिफाइन किया कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर को। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। और ये जो डाटा मैंने यहाँ लिखाया है, ये डाटा आपको पूरा लर्न होना चाहिए, एकदम लर्न होना चाहिए। अगर जनरली वो बात करें नॉर्मल टेम्परेचर की, जो कंडक्शन बैंड, क्योंकि यहाँ कंडक्शन नहीं हो पा रहा है, इंसुलेटर एम्प्टी होगी, ये बहुत कम पार्शियली फिल्ड होगी, और कंप्लीटली फिल्ड तो हो ही नहीं सकती, ये भी क्या होगी? पार्शियली फिल्ड होगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर हमारे दो हुए, एक प्योर सेमीकंडक्टर और एक इम्प्योर। इम्प्योर से क्या मतलब? प्योर सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम उसमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो हमारे दो टाइप्स के सेमीकंडक्टर्स हमको मिले। पहला आया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा आया सेकेंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, these are also two types। पहला आया एन टाइप, सेकेंड आया पी टाइप। तो सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एन टाइप, पी टाइप। हम बात करते हैं इंट्रिंसिक। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जो प्योर सेमीकंडक्टर, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक। एग्जाम्पल में शुरू में बता चुका हूं, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। अब एक्सट्रिंसिक
अगर प्योर सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटीज मिला दी जाए तो जो उनकी कंडक्टिविटी चेंज करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब कौन सी इम्प्योरिटीज आपने ऐड की उसके अकॉर्डिंग ये कितने टाइप के हुए, 2 टाइप के, एन टाइप और पी टाइप। अब आगे मैं बताऊंगा एन फॉर नेगेटिव टाइप, पी फॉर पॉजिटिव टाइप। बोले साहब ये क्या है नेगेटिव पॉजिटिव, अब ये बताते हैं। हम बात आई कि इम्प्योरिटीज ऐड करनी, तो इम्प्योरिटीज कौन सी ऐड करोगे, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इनमें हम ऐसी इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे जिसकी वैलेंसी कितनी हो, 5, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज। और इसमें हम कौन सी यूज करेंगे, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज। अब इसके अंदर इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, तो पेंटावैलेंट में हमारा कौन आ जाएगा, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb। अब हम इसमें बात करें, इसमें कैसी करेंगे, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी जिनकी वैलेंसी कितनी हो, 3। अब 3 वैलेंसी में कौन कौन आ जाते हैं हमारे, एल्युमिनियम आ गया 3 वैलेंसी में, बिस्मथ आ गया, गैलियम आ गया, जी आ गया, सॉरी बी आ गया हमारा बोरोन, उसके बाद एल्युमिनियम आ गया, ए है, ठीक। ये ट्राइवैलेंटी और ये कौन हमारा पेंटावैलेंट। इस तरीके से जिसे पेंटावैलेंट मिलाएंगे एन टाइप में, ट्राइवैलेंट मिलाएंगे पी टाइप में। इसमें फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb, इसमें गैलियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, ये मिला, ये हमारा इसका कटे। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, कि इनकी फॉर्मेशन कैसे हो। अब हम इसको देखते हैं। बहुत बेसिक चैप्टर है, ज्यादातर सवाल यहां से थ्योरी बेस पूछता है, तो जो बेसिक डाटा है वो भी आपको याद होना चाहिए और न्यूमेरिकल बहुत आसान आते हैं, प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। हम पहले बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप। इसमें कैसी इंप्योरिटीज मिलाओगे, जिसकी वैलेंसी 5। तो 5 में अभी हमने पढ़ा, हम क्या मिला लेते हैं इसमें, आर्सेनिक मिला लेते हैं, AS। और जब आर्सेनिक मिलाओगे तो आर्सेनिक में कितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स बना लीजिए, 1 2 3 4 और एक 5 इलेक्ट्रॉन ये। और जैसे इसको रखोगे आप ऐसे मानिए एक छोटा सा चीनी का पार्टिकल आप रख दीजिए जमीन पे, छोड़ दीजिए, कुछ देर बाद आप देखोगे तो चीनी का जो आपने कण पार्टिकल लगा वो दिखाई नहीं, उससे चारों तरफ चींटियां दिखाई देती हैं, चींटियां उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती हैं, बस चींटियां दिखाई देंगी, जो उनको हटाओगे तब लगेगा अच्छा है इसके ऊपर। सेम कहानी, एक इम्प्योरिटी डाली, चारों तरफ से किससे बॉन्डिंग हो जाएगी, सिलिकॉन के एटम से। तो अब हम इसमें सिलिकॉन ऐसे दिखाते हैं, ये हमारा सिलिकॉन है। चलिए मैं इसको अलग कलर से बना देता हूं, सिलिकॉन, ये हमारे सिलिकॉन एटम्स है। सिलिकॉन 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करेंगे, ये दोनों आपस में यहां बॉन्डिंग बना लेंगे इस तरीके से, कोवैलेंट बॉन्ड, एक कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड, और बाकी जो सिलिकॉन एटम है वो आपस में एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्डिंग इस तरीके से बना लेंगे, बाकी आपस में जोड़ देंगे। अब आप यहां देखिएगा, इस इम्प्योरिटी वाला जो कोवैलेंट बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 2 2 कितने हुए, 8 और 1 ही, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन्स। क्या 9 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये तो रूल ही नहीं है। तो अब इसमें यह कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। अब जो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स बचा, ये इलेक्ट्रॉन्स, अब ये इसके पास एक्सेस है क्योंकि 8 होने चाहिए, ये एक्सेस है, तो इसको ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो इसने इस इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिया। और जब किसी
एटम से इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। तो जो इम्प्योरिटी का एटम है आर्सेनिक, इस पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। और इसने निकाला कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, तो यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको मिला, कौन मिला बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक। और फ्री इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। एक एटम की डॉपिंग की, एक, और ऐसे हम बहुत सारे एटम्स मिलेंगे तो बहुत सारे हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो इट मींस कंडक्टिविटी बढ़ी। अब ये बात आई चार्ज कैरियर्स की, तो ये क्या कहलाए, चार्ज कैरियर, ये चार्ज को आगे कैरी करेंगे। तो यहाँ मेजर चार्ज कैरियर कौन हुए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। तो N4 नेगेटिव। N का मतलब नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, N4 नेगेटिव। नेगेटिव मींस जिसमें चार्ज कैरियर्स क्या हो, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स डोंट। अब यहाँ जो समझने वाली बात जो आपको ध्यान रखना है, बहुत बेसिक सवाल पूछेगा, ये बताइए यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिले वो सेमीकंडक्टर के मिले कि इम्प्योरिटीज के मिले, इम्प्योरिटीज के मिले। और इम्प्योरिटी ने इलेक्ट्रॉन्स लिए या दिए, एक्सेप्ट किए या डोनेट की। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमारी इम्प्योरिटीज है वो कौन है भाई, वो है डोनर। बोले, और जब डोनर है तो वो इलेक्ट्रॉन्स दे देगी, डोनेट कर देगी, तो खुद पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। और यहाँ दिया कौन, इलेक्ट्रॉन। ये हमारा बना। ये कहानी हुई फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप। अब ये इलेक्ट्रॉन्स दाएं इधर में मूव करेंगे, कहीं से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, ये हमारी इसकी प्रोसेसिंग होगी। और जो ये एनर्जी है काफी कम होती है, जो बॉन्ड एनर्जी आती है 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की होती है, और 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की भी होती है। तो इसमें अब इसका आता है रिप्रेजेंटेशन, कि इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आप इमूवेबल आयंस बनाएंगे ऐसे, और इमूवेबल आयंस पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। और इससे ई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब डॉट बना दीजिए, डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन। और कुछ बुक में रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी होता है कि इमूवेबल आयंस को बनाइए प्लस 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 प्लस, और साथ में ई लिख दीजिए। ये इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप। तो पी टाइप में हम कैसी इंप्योरिटीज मिलेंगे, जिसकी वैलेंसी कितनी है, 3। इसमें कौन आ गया, एल्यूमिनियम। अब देखिए, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप। तो पी टाइप में हम एल्यूमिनियम को लेते हैं, ए कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन, और चारों तरफ से इस पे सिलिकॉन एटम्स आके जुड़ जाए। और सिलिकॉन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। ये 4। अब ये क्या हो, अब एक कोवेलेंट बॉन्ड यहां बना, एक कोवेलेंट बॉन्ड ये बना, एक कोवेलेंट बॉन्ड ये बना, और बाकी सिलिकॉन एटम्स आपस में अपने नियर अबाउट जो भी एटम्स होगा उनसे कोवेलेंट बॉन्डिंग बना, ठीक। ये होगा। अब यहां प्रॉब्लम आई, यहां क्या प्रॉब्लम आई, अब यहां देखिए ये वाला बॉन्ड बना, ये बना, ये बना। अब इस बॉन्ड को बनाने के लिए सिलिकॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब यहां बॉन्डिंग कैसे हो, तो इस बॉन्ड को हम यहां बनाते हैं, और यहां हम एक सर्कल टाइप का ये बनाते हैं। इसका मतलब यहां जो कहानी चलेगी अब वो इमेजिनरी कहानी चलेगी कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, डेफिशिएंसी है। तो अब ये जो हमने राउंड राउंड गोल गोल बनाया, ये सर्कल छोटा सा, तो ये बता रहा है कि यहाँ वैकेंसी खाली है, कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब हम जनरल बात करें
तो इस जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो उसको हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। होल का मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए। भाई ये दीवार है एकदम प्लास्टर, अगर मैं ड्रिल मशीन लूं और यहाँ ऐसे करके ड्रिल कर दूं तो आप क्या कहते हैं उसको, साहब होल हो गया। होल क्यों हो गया, क्योंकि पूरी दीवार में तो सीमेंट है, वहां से सीमेंट को आपने हटा दिया, तो इसका मतलब उस इतने एरिया में सीमेंट की क्या है, डेफिशिएंसी, कमी, तो आपने उसको होल कहा। तो यहाँ डेफिशिएंसी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसको आपने क्या कहा, होल कहा। और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जहां कमी है तो चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। भाई जहां एक्सेस इलेक्ट्रॉन चार्ज निगेटिव, जहां डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज पॉजिटिव। एक तरह देखा जाए ये इमेजिनरी है हमारा, कल्पना, काल्पनिक, कि हमने यहाँ मान लिया कि साहब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसको हमने नाम दे दिया होल, और होल पे कैसा चार्ज हुआ, पॉजिटिव। तो हमने कहा साहब ये एक होल क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हुआ। तो ये कहानी हुई फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप। अब इसमें क्या होगा, अब देखिएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो जो इम्प्योरिटी है एल्यूमिनियम इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटी पे कैसा चार्ज आएगा, पहले इम्प्योरिटी ने इलेक्ट्रॉन दिया था, पॉजिटिव आया। अब यहाँ ये क्या करें, होल का मतलब पॉजिटिव चार्ज, एक तरीके से ये मान लो ये पॉजिटिव चार्ज बाहर कर रही है, तो इस पे कैसा आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जो मेजर चार्ज कैरियर होगा, यहां लिख देते हैं मेजर चार्ज कैरियर, वो कौन होंगे, होल। होल का मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो P4 पॉजिटिव, तो इसको पी टाइप क्यों कहा, पॉजिटिव टाइप चार्ज कैरियर। और माइनर कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। माइनर कौन, इलेक्ट्रॉन। ऐसी एन टाइप में मेजर कौन, इलेक्ट्रॉन्स, माइनर कौन, होल्स। अब होगा क्या, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी काफी कम होगी, एक्सटर्नल सोर्स थर्मल, कहीं से थर्मली हमें एनर्जी मिली। माना कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ, जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंच गया, यहाँ ये कंप्लीट होगी वैकेंसी। तो अब होल कहाँ क्रिएट हुआ, ये होल क्रिएट हो गया। तो हम क्या करें कि यहाँ से होल यहाँ पहुंचा, कि होल प्रोपोगेट कर रही है। बेसिकली होल प्रोपोगेट हम ये कह रहे हैं, लेकिन होल प्रोपोगेट तभी कर रहे हैं जब कहीं ना कहीं से यहाँ आके इलेक्ट्रॉन्स ने इस जो बैकेंड था इसको फुल किया। तो ये पी टाइप का होगा। इसमें हम रिप्रेजेंटेशन, और इसमें जो हमारा इम्प्योरिटी थी एन टाइप में वो डोनर थी, इसमें एन टाइप इम्प्योरिटी क्या थी, इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। तो इसमें जो इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी वो कौन होगी, वो एक्सेप्टर होगी। इम्प्योरिटी कौन होगी, एक्सेप्टर, वहां पे डोनर होती है। अब इसमें जो इमूवेबल आयंस है उस पर कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। और होल्स को हम ऐसे राउंड राउंड दिखा देते हैं, सर्कल बना के छोटा सा, या ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, ये और यहाँ एच बना देते हैं, यहाँ पर हम एच बना देते हैं, यहाँ पर हम एच बना देते हैं। ये दोनों ही पी टाइप के रिप्रेजेंटेशन। ठीक, अब हमने पी टाइप पढ़ा, एन टाइप पढ़ा। अब इसमें जो इम्प्योरिटीज मिलाई, इस प्रोसेस को मैं कहता हूं डॉपिंग रेशियो। डॉप्ड, प्योर सेमीकंडक्टर में किसी इम्प्योरिटीज को मिलाने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डॉप। तो कई बार सवाल पूछा गया एग्जाम में, वो डॉपिंग रेशियो पूछ लेता है कि जो आप इम्प्योरिटी मिलाओगे उसका एक पर्टिकुलर रेशियो तो होगा। ऐसे तो ना कुछ भी आप मिला दोगे, मानिए दूध है और जो दूध बेचने वाला काम करता है, मिल्क मैन दूधिया दिया है, तो ये तो ना जितना चाहे उतना पानी मिला दे, एक रखता है रेशियो, लोगों को ज्यादा पता ना चले। माना 1 लीटर दूध है तो उसमें 10 लीटर पानी थोड़ा ना मिला देगा, तो वही रेशियो यहाँ आता है। तो यहाँ जो डॉपिंग रेशियो आता है, ये मेरा इम्प्योरिटी और ये प्योर सेमीकंडक्टर। तो मैं रखता हूं 1:10⁻⁶, 1:10⁻10, ये रेशियो रहता है। मतलब 10⁻⁶ प्योर एटम में एक इम्प्योरिटी मिला सकता हूं, 10⁻10 एटम में एक इम्प्योरिटी होती है। ये मतलब हाईली डॉप्ड, ये मॉडरेट, ये हाईली डॉप्ड हुआ और ये हमारा लूजली डॉप्ड हुआ। अब इसमें मॉडरेट जब जनरल वैल्यू लेते हैं तो 1:10⁸। अब इसके आसपास जो भी ऑप्शन दिया उसके हिसाब से आप टिक कर सकते हो। मतलब जो डॉपिंग रेशियो रहेगा
1 इंटू 10⁻6 से लेके 10⁻10, इतने में आप एक इम्प्योरिटीज का आइटम मिला सकते हैं। ये हमारी डोपिंग वाली बात है। अब आता है जो सेमीकंडक्टर्स हैं, इनकी कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर या रेजिस्टिविटी। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल्स टू ई इंटू एन इंटू म्यू, ये हमारी कंडक्टिविटी है। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन कैरियर कंसंट्रेशन, कैरियर मीन्स इलेक्ट्रॉन और होल्स, कैरियर कंसंट्रेशन मतलब कैरियर डेंसिटी, कैरियर डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। म्यू सब बच्चे जानते हैं क्या होता है, मोबिलिटी, मूव करने की एबिलिटी। पढ़ा होगा आपने करंट में म्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उतना हमें अब ड्राइव सब करने की जरूरत नहीं है, वो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में हर बच्चा पढ़ चुका होता है। और यहाँ वैसे भी डायरेक्टली हमें क्वेश्चन पूछेगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये बेसिक फॉर्म। अब इसको हमें यहाँ चीजें तीन है, इंट्रिंसिक, पी टाइप और एन टाइप, कैसे लगाए। जैसे पहले मैं बात करूं पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजर चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं हमारे, पी में होल्स होते हैं। तो यहाँ मेनली जो कंडक्टिविटी होगी वो किसके कारण होगी, होल्स के। तो सिग्मा पी टाइप की क्या लिखोगे, ई कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इनटू मोबिलिटी ऑफ होल्स, ये हम। अब मैं बात करूं केस 2 एन टाइप। एन टाइप में मेजर चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा एन टाइप्स की जो मैं बात करूंगा, ई एन ई म्यू ई, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं बात करूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इंट्रिंसिक में क्या होता है, दोनों होते हैं, होल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी। तो उसमें आपको दोनों लेके चलना पड़ेगा। सिग्मा इक्वल्स टू ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, ये आई कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये हमने कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर देखी, इतना हमें मिला। अब यहां क्वेश्चन आता है नॉट, बहुत बढ़िया, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ चुके हैं। नॉर्मली अगर मैं बात कहूं फर्स्ट कि इफ टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते थे, तो हम क्या कहते हैं भाई, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो इनकी रो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी सेमीकंडक्टर की। ओके, अगर ये तो सिंपली आपको अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। अब लॉजिक आता है कौन से सेमीकंडक्टर की, भाई इंट्रिंसिक की एक्सटेंसिव। अब ये ऐसा कहते हैं कि if temperature increase conductivity of p type semiconductor conductivity of n type से, तब आप क्या कहोगे। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये केवल प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए है, कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों, अब रीजन सुनिए। क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके, उसके अपने खुद के हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेक होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें इम्प्योर, इम्प्योर मतलब
एक्सटेंसिव, इसमें दोनों आए, पी टाइप और एन टाइप। अब इसमें बोले साहब इसमें भी जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ उल्टा रिवर्स हो जाता है। इफ टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टिविटी ऑफ एन टाइप पी टाइप इंक्रीज, इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज, कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज। अब बात है साहब ऐसा क्यों, अभी पीछे बताया था। जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, एक्सटेंसिव है, इनमें बेटा जो चार्ज कैरियर्स हैं वो किसके हैं, वो इम्प्योरिटीज के हैं कि सेमीकंडक्टर। अभी हमने देखा था जो पहला केस एन टाइप, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसका था, इम्प्योरिटी का था। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इम्प्योरिटी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ठीक बात है, लेकिन सेमीकंडक्टर के एटम तो बहुत ज्यादा है, तो सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स किसका काम करेंगे, अपोजिशन का काम। तो वो रेशियो क्या था हमारा, 1:10⁶। ये कौन था, सेमीकंडक्टर, और ये कौन था, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी के एक एटम के बढ़ेंगे उनके 10⁶ एटम की, तो जो अपोजिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए क्या होगा, एक्सटेंसिव में टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती, रेजिस्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। तो इतनी चीजें एकदम क्लियर हुई, एकदम बेसिक था, बेसिक सवाल आता है, कोई बहुत ज्यादा कठिन चीजें नहीं आती। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होती हैं, वही चीजें हम ट्रांजिस्टर में भी पढ़ेंगे, मतलब जरूरत पड़ेगी हमको। पीएन जंक्शन डायोड, बहुत बेहतरीन समझने वाली चीजें हैं सारी। तो ये हमारा इतना हुआ। अब हम बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की बात करते हैं। हाँ जी, अब बात आती है पीएन जंक्शन डायोड की। जब हम बात करें पीएन जंक्शन डायोड, हमने क्या करा, पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा, हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा। अगर इन सबको आपस में मिला दें तो क्या चीज होगी, अब वो हमें देखना। तो इसमें हम क्या करते हैं, बहुत मजेदार टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा समझने में। ये मैंने पी टाइप लिया, इधर मैंने एन टाइप, ठीक। और पी टाइप में क्या होगा, चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे। जब चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे तो जो इमूवेबल आयंस होंगे उन पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। ठीक, और इनके साथ ये होल्स लगा दिए, ठीक। अब उधर मैं डिफरेंट कलर यूज करता हूं, एन टाइप। इधर जो इमूवेबल एटम्स होंगे उन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव। बड़ा अच्छे से समझना है क्योंकि ट्रांजिस्टर की वर्किंग बाकी आगे चीजें इसी पर बेस्ड है। ये, और इनके साथ कौन लगा रहता है, इलेक्ट्रॉन्स। ये तो पीएन, जब हमने एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, और इनके डिफ्यूजन से डिफ्यूज हुए, और डिफ्यूज होने के बाद एक होल्स एक इलेक्ट्रॉन्स, नेट चार्ज कितना हो गया, 0। एक होल्स एक इलेक्ट्रॉन्स, कितना हुआ बेटा, 0। एक होल्स एक इलेक्ट्रॉन्स, कितना कर दिया, 0। लेकिन अब यह पॉइंट देखते रहिएगा, पहला कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स डिफ्यूज हुए, मतलब
पॉजिटिव चार्ज इधर गया, निगेटिव चार्ज इधर आया, तो इनके डिफ्यूजन से जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है होल्स का, एक करंट फ्लो होगी जिसको मैं क्या कहूंगा, डिफ्यूजन करंट, आई डिफ्यूज। पहला पॉइंट, एट द टाइम ऑफ जंक्शन फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन्स होल्स आपस में डिफ्यूज होंगे, उनके डिफ्यूजन से जो करंट फ्लो होगी दैट इज डिफ्यूजन करंट। और इस डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, इसकी डायरेक्शन होगी P टू N। सेकेंड पॉइंट, अब जैसे ही डिफ्यूजन हुआ उसके बाद की बात करते हैं, इधर P रीजन में किसकी एक्सिस होगी, नेगेटिव चार्ज, और N रीजन में किसकी एक्सिस होगी, पॉजिटिव चार्ज। तो जब यहां एक्सिस हुई, ध्यान दीजिएगा ये चीज, इधर एक्सिस किसकी है, नेगेटिव चार्ज, इधर किसकी, पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज इधर आना चाहेगा तो ये नेगेटिव चार्ज उसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, नहीं आने देगा। ऐसे यहां से अगर कोई होल पॉजिटिव चार्ज इधर जाना चाहेगा तो होल्स क्या करेगा, उसको रिपेल कर देगा, पॉजिटिव चार्ज है इस पे, होल्स को रिपेल कर देगा। तो इधर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आया, रिपेल करा, इधर होल्स पॉजिटिव गया, पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर दिया। तो इनके रिपल्सन के कारण नाउ मूवमेंट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप। अब होल्स और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो बेटा रुक जाएगा, रुक गया। अब इसका मतलब फर्दर कोई करंट अभी फ्लो नहीं होगी। जब नहीं होगी तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हुआ, एक तरफ निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। लेकिन इस रीजन में ये जो रीजन बना, ये इस रीजन में आप देखिएगा ये आयंस हैं इमूवेबल, इम्प्योरिटी वाले, लेकिन कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है। तो दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लेशन रीजन, या दिस इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर। तो ये डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर कहलाया। अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में जानते हैं कि अगर किसी प्लेट पर एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाए, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, तो वहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई डेवलप हो जाएगा, उनके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। तो यहां भी क्या होगा, इस रीजन में देखिए, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट हुआ, और इस टर्मिनल के बीच एक वी नॉट पोटेंशियल जनरेट हुआ, जिसको मैं कहूंगा कॉन्टैक्ट पोटेंशियल या पोटेंशियल वेरियर। एक मुझे पता चला यहां क्या मिली, मुझे एक मिला डिप्लेशन लेयर, सेकेंड थर्ड क्या मिला है मुझे, एक कॉन्टैक्ट पोटेंशियल या पोटेंशियल वेरियर। इस पोटेंशियल वेरियर से क्या मिला मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक। अब जब हमारा कांटेक्ट में लाए तो पहले कौन हुई, डिफ्यूजन करंट फ्लो हुई, डिप्लेशन लेयर मिला। डिप्लेशन लेयर कौन हुई, जिस लेयर में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होगा, ना इलेक्ट्रॉन ना होल्स, केवल इमूवेबल पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होंगे। नेक्स्ट, अब जब ये चार्ज का सेपरेशन हुआ तो एक पोटेंशियल डेवलप हुआ, जिसको मैं कॉन्टैक्ट पोटेंशियल या पोटेंशियल वेरियर कह सकता हूं। नेक्स्ट, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। यहाँ पे बहुत थ्योरेटिकली डाटाबेस क्वेश्चन पूछता है और अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं, तो वो डाटाबेस आपको याद होना चाहिए, मैं अभी याद कराता हूँ। सबसे पहला पॉइंट वो पूछेगा, जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ बनी ये किस ऑर्डर की बनी। तो जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ होती है ये आती है 1 माइक्रोमीटर ऑर्डर, मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर ऑर्डर की विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। ठीक, अब दूसरी बात आती है कि अगर मैं अगर डॉपिंग रेशियो बढ़ा दूं, मैं हाईली डॉप्ड करूं, तो डिप्लेशन लेयर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वो कहते हैं अगर हम डॉपिंग को इंक्रीज करें तो जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं डॉपिंग को इंक्रीज करूंगा तो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो बेटा क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट, वो कहते हैं अगर मैं
टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ थ्योरेटिकल सवाल पूछेगा, पहला डिप्लेशन लेयर किस ऑर्डर की होती है, आप क्या लिखोगे 10⁻⁻⁶, और एग्जैक्टली अगर पूछे तो लगभग 0.5 माइक्रोमीटर ऑर्डर की होती है, लगभग 1। और अगर मैं डॉपिंग रेशियो बढ़ा लूं, हाईली डॉप कर दूं, तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। अब आता है पोटेंशियल वेरियर, वो कहेगा जो पोटेंशियल वेरियर यहाँ डेवलप हुआ ये किस ऑर्डर का होगा। तो ये जो पोटेंशियल वेरियर हमारा डेवलप होगा ये किस ऑर्डर का होगा, तो इसमें ये डिपेंड करेगा कि आपने यहाँ सिलिकॉन लिया है या जर्मेनियम लिया है। तो हर किसी के सिलिकॉन और जर्मेनियम हर किसी के उस केस में ही अलग अलग होगा। अगर मैं बात करूं जर्मेनियम की तो ये 0.3 वोल्ट होगा, मैं बात करूं सिलिकॉन की 0.7 वोल्ट होगा, सिलिकॉन में 0.7 इतना। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड E आया दिस इज 10⁵ वोल्ट पर मीटर, इस ऑर्डर का मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक, ये मुझे अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, नेक्स्ट पॉइंट, इफ टेम्परेचर इंक्रीज, जो पोटेंशियल वेरियर है ये क्या करेगा, इंक्रीज। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल वेरियर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये इतना डाटा मिला। अभी मैंने इसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं किया है, कोई इसको बैटरी से नहीं जोड़ा, अनबायास्ड। अब वो ये कहेगा कि जो अनबायास्ड यहां पे है आपका पीएन जंक्शन, इट बिहेव, इट लाइक एज अ रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर। तो आप क्या जवाब दोगे, सवाल पूछता है इट बिहेव एज ए कैपेसिटर। क्यों, आप पढ़ चुके हो कैपेसिटर में क्या होता है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। तो इट जस्ट लाइक लुक अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये हमें कैसे दिखाई देगा, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो। तो बहुत ज्यादा यहाँ कैलकुलेशन नीट लेवल आईआईटी मेंस लेवल पे नहीं कराता है, डायरेक्ट डाटा पूछता है। पूछेगा कि इसका नॉर्मली जो कैपेसिटेंस होता है वो किस ऑर्डर का होता है। तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है C वो 20 पिकोफैराड इस ऑर्डर का होता है। कैपेसिटेंस 20 पिकोफैराड ऑर्डर का होगा। ठीक, अब ये एक पॉइंट बचा। अब आप ये बताइए, जब इस जंक्शन के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर स्टेबलाइज हो गया, तो क्या जो ये P टाइप है, मेजर चार्ज कैरियर्स कौन, होल्स, माइनर कौन, इलेक्ट्रॉन। तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, तो इसमें माइनर बहुत कम, 1-2 कौन होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। ऐसे ही जो N टाइप है इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें माइनर में कौन होगा, कुछ होल्स भी होंगे। ठीक, और होल्स पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। ठीक, इधर जो इलेक्ट्रॉन्स आए माइनर, इन पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। ठीक, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मैं इधर बना देता हूं, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की E। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, और नेगेटिव पे कहां लगाता है, अपोजिट। जो यहाँ माइनर चार्ज कैरियर है इन पर फोर्स किधर लगेगा, इधर। और जो इधर माइनर होल्स हैं उन पर किधर लगेगा, इधर। तो ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, minor carriers in P and minor carriers in N are moving towards each other drifted by induced electric field। और जब ये मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन और होल्स द्वारा रिकम्बाइन होंगे। अब इनके रिकम्बाइन होने से फिर एक करंट फ्लो होगी, उस करंट को मैं नाम दूंगा बेटा ड्रिफ्ट करंट। क्या नाम देंगे, ड्रिफ्ट करंट। आई ड्रिफ्ट। और खुद देखो डायरेक्शन क्या होगी, पहले होल्स इधर से गया था, अब होल्स पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, तो अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, N to P। फिर दोबारा सुनिए, जो डिफ्यूजन करंट फ्लो हुई वो कब फ्लो हुई थी, शुरुआत में जब कांटेक्ट में रखा, डिफ्यूजन से, फोर्स से नहीं, डिफ्यूज्ड हुई, और डायरेक्शन पॉजिटिव P2।
N, और जो ड्रिफ्ट करंट हुई डायरेक्शन N2P उसके अपोजिट हो गई। और नेट करंट हम क्या कहते हैं, जब कोई बैटरी हमने नहीं लगाई तो नेट करंट कितनी आनी चाहिए, 0। तो हम क्या कहते हैं, अब हम इनका सम करें, I ड्रिफ्ट प्लस I डिफ्यूजन, तो नेट कितना आना चाहिए, 0। नेट करंट कितनी होगी, 0। ठीक, तो ये हमारा बना पीएन जंक्शन की कहानी। सिंबल आप सब लोग जानते हैं, ये ऐसा बनाइए, ऐसा बनाइए, ये बेटा इसका सिंबल, ये इनपुट हुई और ये कौन बेटा, आउट, ये इसका सिंबल हुआ। तो हमने पढ़ा पीएन जंक्शन, उसकी फॉर्मेशन, बहुत बेसिक डाटा जो बताया, ये एकदम रटा होना चाहिए, एज इट इज सवाल आपसे एग्जाम में पूछेगा, ये पढ़ा। अब हम बात करते हैं वाइजिंग। वाइजिंग का मतलब इसको किसी सर्किट में हम कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम वो देखते हैं कि फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ये सारी चीजें। फॉरवर्ड वाइजिंग, फॉरवर्ड में हम क्या होगा, ये अभी हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन के बारे में, ठीक। इधर पी टाइप, एन टाइप, बीच में डिप्लेशन है, P4, ये हमारे होल्स थे, ये इमूवेबल आयंस थे, इधर N पॉजिटिव आयंस, और ये इलेक्ट्रॉन्स लगे, ठीक। और जो ये रीजन था इसमें इधर E लगा हुआ था, इंड्यूस इंटरनल, और जो ये पोटेंशियल था 0.3 या 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का, ठीक। अब हमें जब कनेक्टिविटी करनी है फॉरवर्ड बायस में, तो बेटा सीधा सा क्या करना है, P को पॉजिटिव से कनेक्ट कीजिए, N को नेगेटिव से। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और बैटरी मान लीजिए 5। अब आप ये देखिए, जो एक्सटर्नल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज लगाई है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर है, और ये किस ऑर्डर का है, 5 इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट का, और जो इंटरनल इंड्यूस वो कितना है, 0.3 या 0.7 का। तो ये इस पर डोमिनेट हो रहा है, इसके अपोजिट। तो ये फाइनली क्या होगा कि होल्स को इधर फोर्स लगाएगा और इलेक्ट्रॉन्स पे इधर लगाएगा। जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रुक गया था, वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट द्वारा शुरू हो जाएगा। होल्स इधर, इलेक्ट्रॉन्स इधर, क्योंकि इंड्यूस पर डोमिनेट हुआ, तो इसलिए क्या होगा, द्वारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगी। ये फॉरवर्ड बायस। अब इसमें कुछ बातें हमें देखनी है। अब होगा क्या, जैसे ही कोई होल्स यहाँ पहुंचे तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर दे, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो कुछ देर बाद तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स फिनिश हो जानी चाहिए, करंट नहीं होनी चाहिए। होगा क्या, अब यहाँ दो चीजें मैं बताऊंगा, दोनों स्टेटमेंट आप ध्यान दीजिएगा। हम कहते हैं कि यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज कि जैसे ही एक होल्स इधर गया तो यहाँ एक होल्स कम हुआ, तभी ये पॉजिटिव एक होल्स यहाँ क्रिएट कर देगा। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन हुआ, तभी इधर से जाके नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देगा। तो ये कंसंट्रेशन क्या बनी रहेगी, सेम। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। होगा क्या, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ इस पी टाइप में और एन टाइप में याद है कोवैलेंट बॉन्ड बनी हुई। तो जब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगी, जैसे ही एक होल्स इधर गया, यहाँ एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या मिलेगा हमें, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का पेयर। तो होल्स मिला और एक इलेक्ट्रॉन्स मिला, तो ये पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, यहाँ पे आके न्यूट्रलाइज कर दिया, होल्स बना। ऐसे ही यहाँ भी क्या होगा, एक होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए। तो इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ बना, होल्स नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव पे आया, होल्स यहाँ से डिसएपियर हुआ। तो बॉन्ड ब्रेक होंगे होल्स और वो क्रिएट, तो इधर से या तो इलेक्ट्रॉन्स को डिसएपियर हो गया, इधर होल्स, तो यहाँ होल्स बना रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, तो उनकी कंसंट्रेशन एज इट इज बनी रही। ये फॉरवर्ड बायसिंग। अब आती है फॉरवर्ड बायसिंग में कुछ आइडियल कंडीशन
जो बातें नोट में आपको याद होनी चाहिए। पहली चीज, अगर वो कहे आइडियल डायोड कैसा है, आइडियल, तो फॉरवर्ड बायसिंग में कितना रेजिस्टेंस होगा, 0, और करंट कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली हम बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल होगा, किसमें होगा, ओम्स, और करंट किसमें होगी, मिली एम्पियर में, स्मॉल करंट होगी। थर्ड पॉइंट बोले अगर हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को बी फॉरवर्ड में इंक्रीज कर तो डिप्लेशन लेयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो विड्थ और डिप्लेशन लेयर वो डिक्रीज होगी। नेक्स्ट, अगर मैं फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को इंक्रीज करूं तो जो पोटेंशियल वेरियर है वो भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये बातें हमें पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं रिवर्स बायस की। तो रिवर्स बायस में हम क्या करते हैं, अब रिवर्स को देखते हैं। हम बात करते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, फिर वही है ये जंक्शन, ये डिप्लेशन लेयर, और डिप्लेशन लेयर में क्या होगा, ये इधर पी टाइप, इधर एन टाइप। जो पी और एन टाइप है तो इधर हमारे क्या रहे होंगे, होल्स, इधर क्या रहे होंगे, मेजर इलेक्ट्रॉन्स, और जो पोटेंशियल था यहाँ जो डेवलप हुआ, इंड्यूस्ड ई, वो क्या रहा होगा, एस, एन टू पी। अब इसमें आप क्या करेंगे, रिवर्स करके बैटरी लगा, जो पॉजिटिव है उसको किससे जोड़ा, नेगेटिव से, और नेगेटिव को किससे जोड़ा, पॉजिटिव से। ठीक, अब जो एक्सटर्नल फील्ड आपने लगाया है यहाँ, उसकी डायरेक्शन भी क्या है, ये ई एक्सटर्नल। तो जो इंटरनल था उसको ये सपोर्ट कर रहा है कि जो अपोजिंग फील्ड था, जो होल्स को इधर रिपेल कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स को इधर कर रहा था, इनको आपस में नहीं मिलने दे रहा था, अब लगाने पर वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो अब तो और नहीं मिलने देगा। तो इसका मतलब आइडियली करंट कितनी फ्लो होगी, 0। तो पहली बात, अगर डायोड हमारा आइडियल है तो करंट 0, रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्या होगा, प्रैक्टिकली करंट क्या होगी, वेरी स्मॉल इन माइक्रो एम्पियर, और रेजिस्टेंस किसमें होगा, किलो ओम। क्यों, क्योंकि कुछ हमारे माइनर चार्ज कैरियर, बोले सब ये तो मूव करेंगे नहीं, फिर करंट कैसे फ्लो होगी, क्योंकि मेजर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन माइनर में इधर होल्स होंगे, माइनर में इधर इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत कम होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भाई होल्स पे इधर, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा, इधर इलेक्ट्रॉन पे इधर, तो होल्स पे इधर, तो जो माइनर चार्ज कैरियर उनके मूवमेंट से कुछ करंट फ्लो होगी, दैट विल वेरी स्मॉल इन माइक्रो एम्पियर। ठीक, अब तीसरा काम, बोले सर अगर हम इसका रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करें तो क्या होगा, तब हमारा विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। 4, अगर हम रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करें तो जो हमारा पोटेंशियल वेरियर है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये थ्योरेटिकल सवाल पूछता है, आपको पता होना चाहिए। अब लेकिन यहाँ एक ब्रेक डाउन आता है, 2 ब्रेक डाउन होते हैं, एक जीनर ब्रेक डाउन, एक एवलेंची ब्रेक डाउन। वैसे हमको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तब हम उनको पढ़ते हैं, हल्का सा उनका आइडिया मैं आपको देता हूं। अब यहाँ होगा क्या कि एक टाइम पे जब आप इस रिवर्स बायस वोल्टेज को बहुत बढ़ाते जाओगे, बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे, तो एक टाइम पर करंट क्या हो जाएगी, सडनली मैक्सिमम, जो ये जंक्शन है ये ब्रेक हो जाएगा। तो जो जंक्शन ब्रेक हुआ उसी को मैंने कहा जीनर ब्रेक डाउन एंड एवलेंची ब्रेक डाउन।
जीनर ब्रेकडाउन थोड़ा पहले होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन थोड़ा आगे होता है। बोले साहब क्या होता है, क्यों होता है? अब देखिएगा दो बातें। जब आप यहाँ पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए, माना आपने 1 वोल्ट लगाया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 लगाया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? बढ़ी। और जब इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो ये एनर्जी क्या होगी? ये जो बैरियर था इस पर आके ज्यादा प्रेशर, जब आके यहाँ टकराएंगे, इसकी कोलाइड्स करेंगे तो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, तो एक टाइम पर इनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी ये गेन कर लेंगे कि दे कैन ब्रेक द बैरियर। और जब बैरियर को ब्रेक कर देंगे तो बैरियर खत्म, तो सारे के सारे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइंड हो जाएंगे और सडनली करंट बिकम्स मैक्सिमम, एबनॉर्मली मैक्सिमम। तो वो क्या रहेगा? हमारा ब्रेकडाउन। ऐसी एवलांचे ब्रेकडाउन की हम बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम ये कहेंगे जो माइनर चार्ज कैरियर्स, इधर होल्स हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी भी तो एनर्जी बढ़ेगी। तो बात वही है, तो इनकी जब एनर्जी बढ़ेगी, पहले इनकी बढ़ेगी, इनकी जो डेंसिटी वो काफी कम है, तो ये और आगे जाके 5 वोल्ट पे हो गया ये कहानी, माना वो 6, 7, 8 वोल्ट पे जाके ये भी इतनी एनर्जी करेंगे, इनकी एनर्जी से ये बैरियर क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा और वो उसको करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये हमारा ब्रेकडाउन। अब इसका हम डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ खींचते हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अब हम कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, यहां से सवाल पूछता है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं सवाल, बड़े अच्छे से समझना है हमको। अब देखिए क्या सवाल आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, ये वी फॉरवर्ड वोल्टेज, ये IF फॉरवर्ड करंट मिली एम्पीयर, जो रिवर्स करंट माइक्रो एम्पीयर, VR रिवर्स वोल्टेज। तो यहां से ग्राफ चला ऐसे, तो आप देखिएगा OA। पहले मैं फॉरवर्ड की बात कर रहा हूं, तो फॉरवर्ड में शुरू में ग्राफ क्या है? थोड़ा सा कर्व है, और एक पर्टिकुलर वोल्टेज B के बाद ग्राफ क्या हो जाता है? स्ट्रेट लाइन। कहां तक? B तक। और B के बाद और आगे बढ़ाते हैं तो फिर क्या हो जाता है? कर्व हो जाता है। अब इस ग्राफ को हमें देखना है, शुरू में कर्व क्यों, बाद में स्ट्रेट क्यों, फिर कर्व क्यों। शुरू में क्या होगा? अभी हमने पीछे बताया था कि जो हमारा पोटेंशियल वेरियर होगा, माना 0.3 वोल्ट है, और आपने यहाँ पोटेंशियल लगाया कितना? 5 वोल्ट। तो जो आप 5 वोल्ट लगाओगे तो यहाँ करंट 5 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग नहीं मिलेगी, 0.3 कम हो जाएगा, तो इफेक्टिव वोल्टेज 4.7। फिर आप लगाओगे 6, तो ये कम होता जाता, अभी पीछे बताया था, तो ये माना हो गया 2, तो आपको कितनी मिली? 5.8। और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे 0.3, ये क्या होगा? इट बिकम्स डिसएपियर। उसके बाद ग्राफ क्या हो जाएगा हमारा? स्ट्रेट लाइन। ये तो ये जो वोल्टेज थी, द वोल्टेज आफ्टर विच ग्राफ बिकम्स स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड नी वोल्टेज। तो इसको हमने नाम दिया नी वोल्टेज। और ये कितनी हो सकती है? 0.3, 0.7, ये नी वोल्टेज। उसके बाद क्या? अब ए से बी तक ग्राफ हमारा क्या है? स्ट्रेट लाइन। और ए से वो कहता है, ये ग्राफ दे देगा कि विच पार्ट इस ग्राफ का, ए बी सी, और इसे मान लीजिए सी, 3 पार्ट है, कौन सा पार्ट एक्सपेरिमेंटली यूजफुल है? तो ए बी जो स्ट्रेट पार्ट है ये एक्सपेरिमेंटली यूजफुल है हमारा। क्यों यूजफुल है? ये स्ट्रेट है, इट ओबे द ओम्स लॉ। यहां से यहां तक ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, इसके बाद फिर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, तो उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा, तब उसके बाद फिर उसमें हीट डेवलप होगी, तब भी ओम्स लॉ से डेविएट हो जाएगा। तो ए बी जो है, ए बी रीजन में ओबे द ओम्स लॉ। और यहां से हम क्या पता कर सकते हैं? इसका रेजिस्टेंस डायरेक्ट। तो जो रेजिस्टेंस होगा फॉरवर्ड, वो क्या होगा? डेल्टा वी एफ अपॉन डेल्टा आई एफ।
डेल्टा वी एफ अपॉन डेल्टा आई है, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अपॉन फॉरवर्ड बायस करंट। ये हमने इतना इधर कर दिया। अब हम देखते हैं रिवर्स बायस। जो पहले हुआ जीनर ब्रेकडाउन, उसके बाद हुआ एवलांचे ब्रेकडाउन। तो अब आप देखिएगा रिवर्स में, जैसे आप रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो रिवर्स बायस करंट बहुत कम, वेरी स्मॉल इंक्रीज कर रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर रिवर्स बायस वोल्टेज पे सडनली करंट बिकम्स मैक्सिमम इनफाइनाइट। तो यही कौन सी कंडीशन आ गई कि जो जंक्शन था, जो करंट को नहीं फ्लो होने दे रहा था, बस माइनर के कारण थोड़ी सी करंट फ्लो हो रही थी, जब चार्ज के ने बहुत ज्यादा एनर्जी गेन कर ली, उन्होंने जंक्शन को ब्रेक कर दिया, तो सडनली करंट क्या हो गई, मैक्सिमम। तो ये हमारा ब्रेकडाउन हुआ, ये इसकी इतनी कैरेक्टरिस्टिक हुई। अब इसमें अगर हम बात करें ये ग्राफ, तो इतना हमें पता हो कि इसमें अगर हम निकालें रिवर्स बायस वोल्टेज, तो रिवर्स बायस वोल्टेज अपॉन रिवर्स बायस रेजिस्टेंस अपॉन चेंज इन रिवर्स बायस करंट। अब यहां जो ये ग्राफ था, इसका अगर हम स्लोप देख लें, ये स्लोप थीटा में बात करूं टेन थीटा, दिस अपॉन दिस, तो ये मेरा क्या बताएगा, चेंज इन वोल्टेज, और ये क्या बताएगा, चेंज इन करंट। तो टेन थीटा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर। इस स्लोप का जो इनवर्स है वो मुझको क्या बताएगा, रेजिस्टेंस बताएगा। इसका जो इनवर्स है वो क्या बताएगा, रेजिस्टेंस। अगर बात करें कि ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगी, तो जो सिलिकॉन जर्मेनियम है और जो हमारा सिलिकॉन है, इतना पूछता नहीं, फिर भी थोड़ा सा एक दो बात बता देते हैं कि जो हमारा सिलिकॉन है, सिलिकॉन वाले केस में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है 35 वोल्टेज होती है, और जो जर्मेनियम है इसके केस में 25 वोल्ट होती है। ठीक, ये था हमारा। अब इसमें आती है एक इक्वेशन कि डायोड, अब जैसे यहां पे था, अगर हमारा जर्मेनियम है तो नी वोल्टेज 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन है तो नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ समझ में आया होगा। ठीक, अब ये इक्वेशन आती है जिससे हम डायोड करंट के लिए हम यूज करते हैं, तो उस इक्वेशन को मैं लिखता हूं, वो पता होनी चाहिए। डायरेक्टली इक्वेशन पूछता है, न्यूमेरिकल वहां पे कम ही बनते हैं, तो थोड़ा कैलकुलेशन होती है। तो हम लिखते हैं डायोड इक्वेशन। डायोड इक्वेशन क्या कहती है, अब हम इसको देखते हैं, डायोड इक्वेशन को। डायोड करंट इक्वेशन, ठीक, तो ये आती है हमारी I इक्वल्स टू आई नॉट ब्रैकेट में e की पावर EV अपॉन KT माइनस 1, ये डायोड इक्वेशन। ठीक, अब इसमें क्या है, E एक्सपोनेंशियल है, E क्या जो ऊपर वाला है, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और V क्या है, V जो हमने एक्सटर्नल, V है हमारा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। K क्या है, आप सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T क्या है, टेम्परेचर। T क्या है, टेम्परेचर, ये डाटा हमारा है, और T हमारा क्या है, टेम्परेचर। और बोल्ट्जमैन की वैल्यू सबको पता होगी 1.38 × 10⁻23। ये था। अब इसमें मैं केस करता हूं अलग अलग, जैसे मैं पहला केस लेता हूं, केस 1, फॉरवर्ड वाइजिंग। तो फॉरवर्ड वाइजिंग में हमारा क्या होता है कि जो ये होता है e की पावर EV अपॉन KT, इट इज मच मच ग्रेटर देन 1। ये क्वांटिटी 1 से बहुत बड़ी होती है, तो 1 को उसमें जोड़ोगे या माइनस करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं इग्नोर कर दूंगा 1 को, तो करंट ये आ गई। आई जब फॉरवर्ड करंट लिखूंगा, आई नोड
AV अपॉन KT। क्या आया समझ में बेटा? ये आया, ठीक। फॉरवर्ड। अब वो कहे रिवर्स में, रिवर्स में उल्टा होगा, e की पावर EV अपॉन मच लेस देन 1। रिवर्स वाले केस में ये वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो इसको हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। तो I इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? -I। ये रिवर्स, तो रिवर्स करंट हमारी ये आई, फॉरवर्ड करंट हमारी ये आई। ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक। क्लियर? ये हमने इतना पढ़ा। डायोड की बाइजिंग पढ़ी, डायोड का ही। अब यहां से अगर आप उठाएं, आईडी की मैं बात करूं, एम्स की मैं बात करूं, नीट की मैं बात करूं, तीनों एग्जाम में कम से कम 4 बार, किसी एग्जाम में 2 बार भी पूछा गया है, 4 से 5 बार यहां से सवाल आया। कुछ नहीं, बहुत बेसिक। एक डायोड आपको दिया है, उसने पूछा था बताइए डायोड रिवर्स बायस है या फॉरवर्ड बायस है। अब आप कैसे पहचानोगे? तो यहाँ जो आपने सीखा वो तो आपने क्या सीखा? बोले साहब एक को पॉजिटिव लगा दो, एक को निगेटिव लगा दो, काम ना। ऐसा नहीं, कई बार दोनों टर्मिनल पॉजिटिव होंगे, कई बार दोनों टर्मिनल निगेटिव होंगे। तो मैं कुछ सिचुएशन क्रिएट करता हूं, आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, ठीक। तो पहले समझिए, देखिए ये एक पीएन जंक्शन डायोड दिया, कुछ केसेस में बना देता हूं। देखिए बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। ये बाकी इसमें रजिस्टर वगैरह लगा देता है। मेन हमें कॉन्सेप्ट समझना। आपको कैसे पता चलेगा कि डायोड रिवर्स या फॉरवर्ड? तो हमेशा याद रखिए कि डायोड का जो ये टर्मिनल है, ये वाला इधर, ये हमेशा हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है, हाई पोटेंशियल। और ये क्या होना चाहिए? लो पोटेंशियल। आप जानते हैं करंट कैसे फ्लो होती है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर ऐसा है, इट मींस डायोड क्या है हमारा? फॉरवर्ड बायस। डायोड क्या है? फॉरवर्ड। अगर उल्टा है, इस वाले टर्मिनल पे लो पोटेंशियल है, इस टर्मिनल पे हाई पोटेंशियल, तो क्या करंट लो टू हाई जा सकती है? नहीं जा सकती। तो क्या होगा हमारा? रिवर्स बायस, ठीक। अब जैसे कुछ कंडीशन में देता हूं, यहां उसने दिया 5 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट, यहां कर दिया 2 वोल्ट, यहां कर दिया प्लस 4 वोल्ट, यहां कर दिया 5 वोल्ट, यहां दे दिया 0 वोल्ट, यहां दे दिया 3 वोल्ट, यहां कर दिया उसने ग्राउंड, ठीक। अब उसने इधर दे दिया 0 वोल्ट, इधर दे दिया 2 वोल्ट, यहां कर दिया उसने ग्राउंडेड, यहां कर दिया प्लस 1 वोल्ट। ये हमें यहां पे इतना दिया हुआ है, ठीक। ये अब हम बात करते हैं इधर की। यहां दिया उसने ग्राउंडेड कर दिया -2 वोल्ट, यहां दिया -2 वोल्ट, यहां कितना कर दिया? ग्राउंडेड। पहले इतनों को देखते बाद में देखते। तो आपको अब बताना है कौन सा रिवर्स, कौन सी लगाई। +5 +3 कौन हाई है? ये लो। क्या होगा बोलो? हाई टू लो, फॉरवर्ड बायस। +2 +4 ये ज्यादा है, लो, और ये कौन है? हाई। तो क्या होगा हमारा? रिवर्स बायस। यहां देखिए प्लस और 0 क्या होगा? फॉरवर्ड बायस। अब एक ध्यान रखिए, 0 दिया हो या ग्राउंडेड का मतलब भी क्या होता है? 0 ही होता है। +3 ज्यादा है, 0 क्या है? कम। क्या होगा हमारा? +3 और 0 में हाई लो, ये हाई है, इधर कितना है? लो है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। अब यहां जाइए, 0 इधर कितना है? लो, इधर कितना है? हाई। +2 ज्यादा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। यहां देखोगे +1 0 ज्यादा है, क्या होगा? रिवर्स बायस। अब जरा यहां जाइए, 0 का ग्राउंडेड का मतलब 0, 0 और -2 कौन बड़ा है? तो 0 बड़ा है ना, 0 बड़ा है -2 से, तो हाई और लो, तो क्या होगा हमारा? फॉरवर्ड बायस। अब -2 और 0 अब लगाइए, 0 बड़ा है, -2 कम है, इधर लो पोटेंशियल, इधर हाई पोटेंशियल, डायोड हमारा क्या हो गया? रिवर्स बायस। अब यहां कुछ ऐसी कंडीशन बनेंगी जब दोनों तरफ निगेटिव दिया होगा, वहां आप गलती करते हैं। कैसे? आपको दे दिया -2 -5, नेक्स्ट दे दिया -3 -1। अब बताइए
-2 -5। नॉर्मली ये माइनस हटा दो, पहले आप देखिए कौन बड़ा है, माइनस छुपा लो। 2 और 5 में कौन बड़ा है, 5। और जब माइनस लग जाए तो उल्टा हो जाता है, और माइनस में देखा जाए तो -2 बड़ा है और -5 क्या है, छोटा। तो इधर हाई पोटेंशियल, इधर लो, क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। -3 -1। अब देखिए वैसे 3 बड़ा होता है, लेकिन माइनस में 3 क्या हो गया, लो पोटेंशियल, ये क्या हुआ, हाई पोटेंशियल, क्या हुआ, रिवर्स बायस। तो इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल पूछेगा, शायद मुझे लगता है अब आप लोग कर लोगे। ये हमने इतना पढ़ा। अब आता है इसके एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन की हम बात करें तो एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, लेकिन नीट लेवल और आईआईटी लेवल पर जो हमें पढ़ने हैं एप्लीकेशन, अगर हम उनकी बात करें तो वो हमारे एप्लीकेशन क्या आते हैं। तो हमें आता है कि डायोड हमें यूज करना है एज ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर मतलब कन्वर्टर। कन्वर्टर मतलब जो एसी को किस में कन्वर्ट करे, डीसी में। तो फुल वेव और हाफ वेव। तो यहां से बहुत टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, या तो थ्योरेटिकल एक दो बातें पूछता है, या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो बहुत ज्यादा इसमें जाना हमें अंदर डेप्थ में कोई मतलब नहीं है। तो जहां जितना नीट और आईआईटी मेंस की बात करेगा मैं उतनी ही बात करता हूं। तो पहले मैं बात करता हूं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करता हूं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, एक हम यहां ट्रांसफॉर्मर ले लेते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये दो उसके टर्मिनल लगे होते हैं, यहां पर हम इनपुट एसी देते हैं, एक डायोड हम यहां लगा देते हैं, ठीक। ये आउटपुट रेजिस्टेंस होता है, इसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिलती है। लोड रेजिस्टेंस कह सकते हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक। डायोड का हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं RF, डायोड रेजिस्टेंस या इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक। चलिए इसकी बात हम बाद में करते हैं, अब इतना हमें दो। ये डायोड हमारा D, ठीक। अब जो इनपुट AC जाएगी, अब आप यहां देखिएगा अच्छे से, फिर बताऊंगा। ये मेरी इनपुट AC ऐसे जा रही है, ठीक बेटा, टाइम के साथ। और ये साइकिल क्या है, पॉजिटिव साइकिल है, और ये साइकिल क्या है, निगेटिव साइकिल है। अब मुझे आउटपुट की मैं बात करूं, अब आउटपुट की जब मैं बात करूंगा, देखिएगा सबसे पहली साइकिल में ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये कौन, नेगेटिव। हाई टू लो, कैसा हुआ डायोड, फॉरवर्ड बायस। जब फॉरवर्ड बायस हुआ, करंट फ्लो करेगा, कंडक्ट करेगा, हमें करस्पॉन्डिंग करंट मिली। अब इस साइकिल में पोलैरिटी चेंज, नेगेटिव, इधर कौन, पॉजिटिव। अब डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। जब रिवर्स बायस हुआ कि हमको कोई करंट मिलेगी, अब ये कोई करंट कंडक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट साइकिल फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर फॉरवर्ड हुआ, फिर हमको करंट मिली, फिर नहीं मिली, फिर तो केवल जो पॉजिटिव साइकिल थी इसने उन्हीं को कन्वर्ट किया, ठीक। अब जो यहां हमको मिलेगी आउटपुट, तो आउटपुट ये तो ना केबल डीसी मिल जाएगी ना, आउटपुट में हमको मिलता है भैया मिक्सचर। किस किस का, उसमें एसी कंपोनेंट भी होंगे और डीसी कंपोनेंट। तो यहां हमें लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं फिल्टर सर्किट, फिल्टर लगाने पड़ते हैं। वो फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर यहां से एसी कंपोनेंट को अलग कर देगा और डीसी कंपोनेंट को अलग कर देगा। इस तरह की फिल्टर सर्किट कई टाइप के होते हैं, लो पास, हाई पास, बैंडविड्थ, उतना हमको नहीं पढ़ना है। हमें इतना पढ़ना है कि एसी और हमें कैसे मिले बेटा, डीसी सर्किट मिले, एसी कंपोनेंट और डीसी। अब हम बात करें फुल वेव की, तो फुल में क्या करेंगे, वहां हम दो डायोड लगा देंगे। तो ये क्लियर हुआ, इसको हटा दें, ठीक, बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसमें मैं इसी में आगे थोड़ा करता हूं चेंजेस। जो हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, जो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल होगी वो हम एक स्पेशल टाइप्स की कॉइल लेंगे। बोले सर इससे क्या मतलब है, अभी बताते हैं बेटा। यहां हमने इनपुट एसी भी, अभी हमारा जो पीछे हमने लिया दो टर्मिनल थे ए बी, यहां तीन टर्मिनल।
इन दोनों टर्मिनल पे डायोड लगा दिया जाएगा, यहां भी डायोड लगा दिया जाएगा। ये ए टर्मिनल, बी टर्मिनल, इसमें एक टर्मिनल हम लेके चलेंगे सी, और सी क्या होगा, ये हमेशा जीरो पोटेंशियल पे रहेगा, जिसके अक्रॉस हमको मिलेगा, इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। यहां हमने, अब हमें आउटपुट इसके अक्रॉस मिलेगा, ठीक, डायोड D1, डायोड D2, ठीक। अब हम बात करते हैं, तो पहले वही चीज, हमने एक इनपुट AC दी, ये, ठीक। अब हम जरा आउटपुट को चेक करते हैं, ठीक, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, तो पहली साइकिल के ये टर्मिनल प्लस और ये कौन माइनस, ठीक। तो ये डायोड रिवर्स बायस क्या काम करेगा, नहीं करेगा। ये क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस, ये वाला काम करेगा, इसका मतलब फॉरवर्ड बायस, तो इसके थ्रू करंट हमको मिलेगी और ये करंट हमको भाई मिल गई, किसके थ्रू मिली, डी। नेक्स्ट पोलैरिटी, ये गया नेगेटिव और ये किस पे गया, पॉजिटिव। अब ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, और ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। अब ये काम नहीं करेगा, अब ये हमको कन्वर्ट कर देगा। तो जो नीचे वाली साइकिल थी ये भी हमको मिली, लेकिन ये किससे मिली, D2 से, पहले नहीं मिल रही थी। नेक्स्ट फिर पॉजिटिव आई, फिर ये हमको मिल गई, तो ये ऐसे फिर हमको मिली यहां से। तो ये कौन सा हुआ हमारा, ये D1 D2, ये फिर पॉजिटिव किसने करी, D1 ने, ये फिर किसने करी, D2 ने, ये हमें मिला, ये D1 ने करी और ये किसने करी, D2 ने, इतना हमें मिला। फिर भाई अब तुम चाहो कि 100% कन्वर्ट कर दे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक फिल्टर सर्किट लगा होगा और फिल्टर क्या करेगा, AC और जो DC कंपोनेंट्स हैं इनको अलग अलग कर देगा, AC कंपोनेंट को अलग और DC कंपोनेंट्स को अलग कर देगा। ये हमारा, अब यहाँ कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले पूछता है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। रिफिल फैक्टर क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, तो मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में आइडिया बताता हूं। पहले मैं बात करता हूं रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर हमें ये बताता है कि जो आउटपुट हमको मिल रही है उसमें, अभी हमने बताया कि उसमें हमें AC कंपोनेंट भी मिले और DC कंपोनेंट भी मिले, तो वो ये कह रहा है कि उसमें कितनी अमाउंट हमें, बेसिकली जो रिपल फैक्टर ये बताता है कि आउटपुट में कितनी अमाउंट, कितने फैक्टर हमको AC मिले। अब पहले हम बात करते हैं रिपल फैक्टर, R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है आउटपुट में AC अमाउंट अपॉन आउटपुट में DC अमाउंट, ठीक, ये हमारा होता है। लेकिन यहां आपने देखा AC तो वेरिएबल है ऐसे, और जो DC है वो भी हमको इस टाइप से मिल रही है, तो इसकी हमें क्या लेनी पड़ेगी, RMS वैल्यू, पीक वैल्यू। तो जब एवरेज वैल्यू, इसको जब हम सॉल्व करते हैं हमें जरूरत नहीं करने की, यहाँ केवल जो फॉर्मूले हैं वो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद कर लेना है बस। तो अंडर रूट IRMS अपॉन IDC का स्क्वायर माइनस, ये रिपल फैक्टर का फॉर्मूला होता है कि क्योंकि AC वेरिएबल है, IRMS अपॉन IDC का स्क्वायर माइनस। अब मैं बात कर लेता हूं, जैसे पहला केस मैं बात करता हूं हाफ वेव रेक्टिफायर। आपने AC पढ़ी होगी, AC वाला चैप्टर मैंने उसमें बताई थी बातें। तो AC वाले चैप्टर में अगर हम हाफ साइकिल की RMS की वैल्यू करें तो IRMS हाफ साइकिल, क्योंकि आधी साइकिल तो हमारी कन्वर्ट हो रही थी हाफ वेव में, तो इसमें जो वैल्यू आती है I0 अपॉन 2 आती है, और I जो DC की वैल्यू थी हाफ की वो हमारी I0 अपॉन पाई आती है, I0 अपॉन पाई, ठीक। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं इसमें पुट करूं और सॉल्व करूं, करना नहीं, मैं सीधा बता दे रहा हूं, याद होना चाहिए। तो इसकी जो वैल्यू आती है 1.21 आती है रिपल फैक्टर। अब मैं बात करूं फुल वेव रेक्टिफायर की, तो फुल वेव में आपको क्या करना है, फुल वेव में आप जानते हैं IRMS कितनी होती है बेटा, I0 अपॉन रूट 2, और
IDC की क्या आएगी उसके फुल वैल्यू के लिए 2I0/पाई। जब मैं ये वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो R इक्वल टू 0.48। ठीक, तो यहाँ कैलकुलेट नहीं कराएगा, डायरेक्ट वैल्यू पूछेगा। आपसे कहेगा रिपल फैक्टर की वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होती है 1.21 और फुल वेव में कितनी होती 0.48। ठीक, नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी। तो अब मैं बात करता हूं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की मैं बात क्या करता हूं, अब मैं बात करता हूं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की बात, अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम नीटा से। तो जो एफिशिएंसी का जनरल फॉर्म, तो जो नीटा है वो मेरा क्या होगा आउटपुट अपॉन पी कौन भैया इनपुट, और आउटपुट में मुझको कौन मिल रही है डीसी, और इनपुट में मैं कौन दे रहा हूं यहां एसी। तो देखिए, और पावर का फॉर्मूला कौन होता है आई स्क्वायर आउटपुट रेजिस्टेंस, आई स्क्वायर इनपुट रेजिस्टेंस, यही तो होगा ये पावर को। अब इसको मैं ऐसे लिख, लोड रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस मुझे आउटपुट मिलेगी, तो इसको ऐसा मैं लिख देता हूं, आउटपुट में जो मुझको मिलेगी कौन मिलेगी डीसी, तो आउटपुट डीसी का स्क्वायर लोड रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट में कौन दे रहा हूं मैं एसी, तो एसी की कितनी आई आरएमएस का स्क्वायर। अब यहाँ दो रेजिस्टेंस, जो डायोड है इनपुट रेजिस्टेंस भी तो कुछ होगा, तो इसमें आर लोड रेजिस्टेंस प्लस आर एफ डायोड रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस, ये मेरा होगा। तो ये मुझे मिला एफिशिएंसी का फॉर्मूला, जो आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता। अब मैं केस डिस्कस करता हूं। पहला केस मैं बात करता हूं हाफ वेव वाले, अभी वैल्यू दिखाई थी। हाफ वेव में आई डीसी की वैल्यू कितनी आई थी I0/पाई, और आई आरएमएस की वैल्यू कितनी आई थी I0/2। अगर इनको मैं यहां पुट करूं सोल्व करूं तो नीटा इक्वल्स टू जो मेरा निकल के आएगा वो 0.406 अपॉन RL प्लस RL, ये आएगा। ठीक, अब RL को मैं नीचे ले आऊं तो इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं नीटा इक्वल्स टू 0.406। देखिएगा बेटा RL को नीचे लो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस RF अपॉन R, ये फॉर्मूला है। ठीक, अब यहां मैं बात करूं, अब यहां दो केस बनेंगे। पहला केस आएगा इफ RF अपॉन RL इज मच लेस देन 1। जनरली होता क्या है, डायोड हम आइडियल लें तो लोड रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा होता है और डायोड रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो लगभग ये 1 से बहुत कम आएगा। इस पूरे को मैं निग्लेक्ट कर दूंगा। एफिशिएंसी कितनी आ गई 0.40/1। अगर मैं परसेंटेज में लूंगा मल्टीप्लाई बाय 100, तो नीटा परसेंटेज की बात करें तो 40.6%, ये आई मैक्सिमम एफिशिएंसी। और इधर में बच्चे इसको याद कर लेते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी 40.6%। लेकिन ये एक चीज याद रखनी, इसी का सेकेंड पार्ट वो अगर कह दे RF इक्वल्स टू R, अगर ऐसा हो कि जो लोड रेजिस्टेंस है वो और डायोड रेजिस्टेंस लगभग बराबर हो, बहुत स्मॉल ना हो, जब लगभग बराबर होंगे तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, आधा कर दीजिए, तो नीटा कितना हो जाएगा लगाइए 0.406, दोनों को इक्वल कर लीजिए R, नीचे R प्लस R, बेटा कितना आया 2R कट करो, नीटा कितना आया 0.203, मतलब परसेंट में कितना आया 20.3%। तो हमें क्या याद रखना है 20.3% कब आया जब दोनों इक्वल हो। तो यहाँ जनरली बच्चे इस वैल्यू को याद करते हैं कि रेजिस्टर की एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर सीधा टी कर दें 4.6, लेकिन ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, देखना है कि कब कह रहा है।
कुछ ना दिया हो नॉर्मली, हम इसको टिक, अगर कंडीशन दी हो कि आर एफ इक्वल टू आर एल इक्वल टू आर, तब हम इसको टिक करेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। तो जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें हम क्या बात करते हैं, सेम फॉर्मूला यही रहेगा, बस वैल्यूज हमें पुट कर देनी है फुल वेव रेक्टिफायर की वैल्यूज। अब हम देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, उसमें फुल वेव में आई आर एम एस कितनी आई थी हमारी, आई नॉट अपॉन रूट 2, और आई डी सी की वैल्यू कितनी थी 2 आई नॉट। अगर मैं ये वैल्यू जिसमें पुट करूंगा इसी फॉर्म में, तो नीटा निकल के आ जाएगा मेरा 0.812 अपॉन आर एल प्लस आर एफ इंटू आर एल। इसको अच्छे से लिखूंगा, 0.812 नीचे ले आओ, 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल, ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक, अब इसमें फिर वही दो कंडीशन जो अभी आपको बताई थी। पहली कंडीशन क्या हुई, इफ पहला पार्ट आर एफ अपॉन आर एल मच मच लेस देन 1, जनरली आइडियली वही कंडीशन हमारी रहती है, इसको इग्नोर कर दीजिए। एफिशिएंसी कितनी 0.812% में आप लोग 100 का मल्टीप्लाई 81.2%। ठीक, सेकेंड केस वो कह दे आर एफ आर एल इक्वल टू आर, अगर दोनों बेटा क्या हो इक्वल, दोनों इक्वल होंगे सीधा हाफ कर देंगे हम, नीटा इक्वल टू 0.812 आर नीचे आर प्लस आर, कितना 0.812 आर अपॉन 2r डिवाइड कितना है 0.406। तो एफिशिएंसी कितनी आई 40.6%, ये हमें एफिशिएंसी मिली। ठीक, तो अब यहाँ जो डाटा आपको सीधा लर्न करना है वो ये करना है, हाफ वेव के लिए रिपल फैक्टर कितना बोलो 1.21, फुल वेव 0.48, हाफ वेव के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना 40.6, और फुल के लिए डबल कर दीजिए 81.2%। ये इतना हमने इसके बारे में पढ़ा। ठीक, अब इसमें बाकी सब कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं, जीना डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, सोलर सेल, लाइट एलईडी, फोटो डायोड, वो सब बात में, प्लस न्यूमेरिकल अप्रोच। तो मेन हमें जो देखना है आईआईटी, एम्स और नीट, इन सारे एग्जाम में यहाँ से क्या क्या सवाल पूछे उनको मुझे कराना है। तो जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे इन सवाल के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पूरे आईआईटी, नीट, एम्स अब तक जितने भी यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन आ चुके हैं। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मुझसे डाउट पूछते रहिए।